तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने कयामत का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बंटवा दो, यही तो है नागराज को सामने लाने का यंत्र। मुझे यहाँ पर नागराज की उपस्थिति का आभास हो रहा है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रहा है। जरूर वह यहाँ पर अदृश्य रूप में मौजूद है। खैर, मेरे मैजिक क्रेयॉन्स उसे ज़्यादा देर तक अदृश्य नहीं रहने देंगे। आज साकुरा नागराज के खून से पेंटिंग बनाएगा। जल्दी ही क्रेयॉन्स सारे बच्चों में बांट दिए गए थे। वाओ, कितने सुंदर क्रेयॉन्स है, इनसे तो रंगने में मज़ा आ जाएगा। चलो राज, हम कुछ पेट पूजा करके आते हैं। ये बच्चे तो 3 घंटे से पहले उठेंगे नहीं। नहीं भारती, अभी हमको यह पता नहीं चल पाया है कि ट्रेन में हम पर हुआ हमला किसने कराया था। उस शख्स का हमला दोबारा भी हो सकता है। ओह कॉमन राज, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी मौजूद है। मैडम ठीक कह रही है। मैं इंस्पेक्टर विनय हूँ, यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज। हमारे यहाँ पर रहते किसी भी बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। आई एम राज, महानगर से कुछ बच्चों को लेकर आया हूँ। इसकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, यह मामूली इंसान नहीं लगता है। इस इंस्पेक्टर की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास है। इसके व्यक्तित्व से एक शक्ति फूट रही है। यह मामूली इंस्पेक्टर नहीं है। इंस्पेक्टर विनय के आत्मविश्वास ने राज को भी थोड़ा सा निश्चिंत कर दिया था। दूध छोड़ो राज, एक टिक्की खाकर देखो। दिल्ली की चाट खाकर ही चाट शब्द का मतलब पता चलता है। दूध से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता भारती। हाँ, एक दही भल्ला जरूर खाऊंगा। दही भी तो दूध से ही। राज की आवाज़ बीच में थम कर रह गई। आई बचाओ, ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है। मुझे इसी का डर था। खतरा यहाँ तक आ गया है भारती, और इस खतरे से राज नहीं नागराज ही निपट सकता है। खतरा कुछ अजीबोगरीब रूप धर कर आया था। ये कैसी आकृति है। लगता है जैसे किसी बच्चे की ड्राइंग कॉपी से उठ कर आ गया हो। ये मेरी ड्राइंग शीट से निकल कर खड़ा हो गया है। मैंने जैसे ही इसमें कलर भर कर पूरा किया, यह खड़ा होकर पेज से बाहर निकल आया। इस भयावह दृश्य को देखकर अधिकतर बच्चों के पैर जड़ हो गए, लेकिन जिन कुछ बच्चों ने भागने की कोशिश की वे भाग नहीं सके, और उनके शरीर आगे की तरफ भागने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। बच्चों को ऊपर से नीचे गिरना भी निश्चित था और ज़मीन से टकराकर चिथड़े चिथड़े हो जाना भी, लेकिन बच्चों के शरीर ज़मीन से टकरा नहीं सके। आ गया नागराज सामने। सिकड़ी का बच्चों पर जुल्म ढाना सफल रहा। अब जुल्म ढाया जाएगा नागराज पर, और उसे देखेंगे ये बच्चे और मैं। ये क्या चीज़ है। ये तो किसी बच्चे का ड्राइंग लग रहा है। ये मेरी ड्राइंग ही है। नागराज न जाने कैसे रंग भरना पूरा होते ही ये सिकड़ी सीट से निकल कर खड़ा हो गया है। पहला वार नागराज ने किया। यह वार चट्टान तक को तोड़ सकता था। ये भी जादू है, यानी जिसने सुबह मुझ पर बच्चों पर हमला किया था वह यहाँ पर भी मौजूद है। पर वह है कौन। खैर, ये बाद में सोचूंगा। पहले तो इस सिकड़ी पर काबू पाना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिकड़ी का शरीर चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत था। इंस्पेक्टर विनय पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा था। ये नागराज एकाएक यहाँ पर कहाँ से आ गया। खैर, अब मुझे परमाणु बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस को भी अपना काम तो करना ही पड़ेगा। पकड़ लो इसे। बच्चों से भरी जगह पर गोली चलाना संभव नहीं था। शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन पुलिस वालों को सिकड़ी की शक्ति का आभास नहीं था। ओह, इसने मेरे कांस्टेबलों को क्रेयॉन्स के खोल में कैद कर दिया है। यह एक अद्भुत प्राणी है। मैं कुछ देर और देखूंगा। अगर तब तक नागराज इसे रोक नहीं पाया तो इसे परमाणु रोकेगा। मैदान के एक कोने में हो रही इस लड़ाई से दूर मैदान के दूसरे कोने में कुछ धुनी बच्चे अभी भी अपनी पेंटिंग पूरी करने में लगे हुए थे। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। ये पूरा हो गया मेरा प्रदूषण दानव। देख लेना, फर्स्ट प्राइज इसे ही मिलेगा। लेकिन क्रेयॉन कलर की आखिरी लाइन पूरे होते ही ये क्या हो रहा है। प्रदूषण दानव पूरा बनते ही पेपर से निकलकर असली का बनता जा रहा है। अच्छा हुआ तूने मीलें और चिमनी पूरी नहीं बनाई, वरना यहाँ मैदान पर मील खड़ी हो जाती। नागराज सिकड़ी से निपटने में इतना व्यस्त था कि वह इस नई मुसीबत को देख ही नहीं पाया। अब यह मुझ पर भी क्रेयॉन का पेस्ट छोड़ रहा है। यह सर्तिया एक जादुई जीव है। इसको नष्ट करने का तरीका जादुई होना चाहिए, पर वह तरीका होगा क्या, और जादू फैलाने वाला शख्स आखिर है कौन। खैर, अभी तो मैं इस क्रेयॉन पेस्ट का इस्तेमाल इस पर हमला करने के लिए कर सकता हूँ। आम चीज़ें शायद इसकी नज़र बंद न कर सके, लेकिन यह जादुई क्रेयॉन पेस्ट इसकी दृष्टि को रोक सकता है, और जब यह अंधा हो जाएगा तो इस पर हमला करना आसान होगा। शाबाश नागराज, शाबाश। चाल चाल तो अच्छी है।
तू कुछ मिनटों तक और जी लेगा, लेकिन उस मुसीबत का क्या करेगा जो हवा में तैरती हुई तेरे पीछे बढ़ी आ रही है। नागराज को उसकी सर्प इंद्रिया ने पीछे से आ रहे खतरे का संकेत तो दिया, लेकिन नागराज को बचने का मौका नहीं मिल पाया। यह क्या, धुएं का बना दैत्य, यह मेरा दम घुटने के साथ मुझे कुछ देखने भी नहीं दे रहा है। नागराज को तो दिखना बंद हो गया था, लेकिन इस जादुई धुएं में सिकड़ी की जादुई नजरें मजे से देख रही थी। नागराज बेबस था और हमला दो तरफ से हो रहा था, लेकिन नागराज को ज़्यादा देर तक अकेला नहीं रहना पड़ा। परमाणु, तुम यहाँ पर कैसे? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मैं दिल्ली में हूँ, और परमाणु दिल्ली में नहीं तो और कहाँ पर मिलेगा। अब हम दो हैं नागराज, और ये भी दो हैं। हमको लड़ाई जीतने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन उससे लड़ाई जीतूँ कैसे जिस पर किए गए वार आर पार हो जाएं। यह लड़ाई सही तरीके का वार करके जीती जाएगी परमाणु। जैसे मैं हाथ पैरों से न टूट सकने वाली इस सिकड़ी को ध्वंसक सर्पों की मदद से तोड़ रहा हूँ, वैसे ही तुम इस धुएं के दैत्य पर हवा से वार करो जो इसको इधर उधर छितरा कर रख देगी। समझ गया नागराज, अब देखो परमाणु का कमाल। परमाणु का शरीर तेज गति से प्रदूषण दैत्य के चारों तरफ घूमकर वायु का एक तीव्र चक्रवात बनाने लगा, और चक्रवात के अंदर का दानव प्रदूषण दैत्य के शरीर को अपने अंदर खींचता हुआ पृथ्वी के वातावरण की ऊपरी सतह तक ले गया। बस इससे ऊपर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ऊंचाई और गति काफ़ी है इस धुएं के राक्षस के शरीर के अंतरिक्ष के अंधेरों में पहुंचाने के लिए। ओह, ये परमाणु कौन है और बीच में कहाँ से टपक पड़ा? मैं चाहूँ तो प्रदूषण दैत्य को अभी वापस बुला सकता हूँ, लेकिन जादुई शक्ति व्यर्थ करने का क्या फ़ायदा? ऐसे तो कई दैत्य मेरे जादुई क्रियान से ही बन जाएंगे। लेकिन यह क्या, बच्चे डर गए हैं। उन्होंने चित्र बनाने बंद कर दिए हैं। चित्र बनेंगे नहीं तो नागराज को मारने के लिए कातिल कैसे पैदा होंगे? चित्र बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। इधर नागराज चकित हो रहा था, यह क्या, मेरे ध्वंसक सर भी इसको तोड़ नहीं पाए। यह टूटकर जुड़ता जा रहा है, यानी इसे तोड़ने के लिए और शक्तिशाली वार की ज़रूरत है नागराज, जैसे परमाणु ब्लास्ट। लेकिन परमाणु ब्लास्ट भी सिकड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ओह, अब इसका भी वही इलाज करना पड़ेगा जो धुएं वाले दानव का किया था। इसको अंतरिक्ष में छोड़कर आना पड़ेगा। परमाणु ने सिकड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, मैं चाहूँ तो एक जहाज़ तक को उठा सकता हूँ, लेकिन यह तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। अगले ही पल परमाणु को दिन में तारे नजर आने लगे। यह जादुई आकृति है और इसे जादू ही समाप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा जादुई हथियार मैं लाऊं कहाँ से? नागराज, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जमीन पर पड़े क्रेयॉन्स अपने आप चित्र बनाते जा रहे हैं। मैं समझ गया, यानी ये क्रेयॉन्स जादुई है। इनको किसी जादूगर ने ही सप्लाई किया है। वैसे कोई भी पेंटिंग कंपटीशन वाले प्रतियोगियों को रंग उपलब्ध नहीं कराते हैं। इससे पहले कि ये कोई खतरनाक प्राणी बनाए, इस क्रेयॉन्स को नष्ट कर दो। परमाणु के ब्लास्ट बिना वक्त गंवाए पूरे मैदान में फैले हजारों क्रेयॉन्स को गलाकर नष्ट करने लगे, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगना था और कुछ क्रेयॉन्स अपनी चित्रकारी पूरी कर चुके थे। और नागराज के लिए अब एक नई मुसीबत खड़ी हो रही थी। अब कौन? नागराज घुमा और चकित रह गया। ओह, एक और नई मुसीबत, तलवारबाज, और यह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यानी जो भी जादूगर मुझ पर हमला कर रहा है वह मेरी शक्तियों को जानता है। वह यह जानता है कि मेरे अंग पूरा कटने के बाद जुड़ नहीं सकते, और ऐसा जादूगर सिर्फ एक ही हो सकता है, जादूगर साकुरा। लेकिन उसको तो उसके ग्रह वाले बंदी बनाकर ले गए थे। वह यहाँ कैसे आ सकता है? जादूगर का प्लान तो स्पष्ट है। सिकड़ी मेरा ध्यान बटाएगा और तलवारबाज मुझे काटेगा, और ऐसी स्थिति में यह मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा कि कब मुझे बचने के लिए इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करना है। नागराज, मैं तुम्हारी मदद को आ रहा हूँ। नहीं परमाणु, इनसे मैं निपट लूँगा। तुम क्रेयॉन्स को नष्ट करने में ध्यान दो, वरना वे ऐसे प्राणी पैदा करते रहेंगे और हम इसे लड़ते रहेंगे। सिकड़ी मुझे तलवार की तरफ धकेल रहा है। ये एक टीम की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन इस टीम वर्क ने मुझे एक आइडिया दे दिया है। अगले ही पल नागराज ने जानबूझकर सिकड़ी का वार नहीं बचाया। उसका शरीर सिकड़ी की बाहों में कैद हो गया, और इस बार अपनी तरफ बढ़ती तलवारों के पास आते ही नागराज का शरीर इच्छाधारी कणों में बदल गया। तलवारें उसके शरीर के साथ साथ सिकड़ी के शरीर से भी पार हो गई। आहा, मेरा ख्याल सही निकला। जादुई सिकड़ी को जादुई तलवारों ने काट डाला है, लेकिन इस तलवारबाज का क्या करूं? इसे कौन काटेगा? अगर मैं इसकी तलवार छीन सकूं तो उससे इसे भी खत्म कर सकता हूँ। दीदी, हम नागराज की मदद करें? नहीं बच्चों, अगर ज़रूरत हुई तो नागराज की मदद परमाणु करेगा।
नागराज को जल्द ही मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। तलवार छीनने तो दूर, मेरे लिए तो इसकी तलवार से बचना मुश्किल हो रहा है। कमबख्त इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही वार कर दे रहा है। लेकिन यह क्या है? अब समझ गया, इस तलवार को खत्म करने का रास्ता मिल गया है, जादुई रास्ता। लेकिन इससे पहले कि परमाणु सारे क्रेयांस नष्ट कर दे, मुझे अपनी सर्प सेना को तेजी से मैदान में फैलाना होगा। और कुछ ही पलों बाद, अरे नागराज यह क्या कर रहा है? तलवारबाज के वारों से बचना छोड़कर सीधा खड़ा हो गया है। शायद यह आराम से मरना चाहता है, थक गया होगा, क्योंकि यह लाख कोशिश के बावजूद भी साकुरा के जादू को काट नहीं पा रहा है। तलवारबाज आगे लपका और साथ ही साथ नागराज का हाथ भी लहराया, और इशारा पाते ही एक सर्प हवा में लहराकर तलवारबाज को छूता हुआ निकल गया और सांप का जादुई स्पर्श कवच को साफ करता चला गया। तलवारबाज ने तलवार का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन जादुई स्पर्श तलवार को भी साफ करता चला गया और फिर कई सांप एक साथ तलवारबाज पर टूट पड़े और तलवारबाज का शरीर हवा में घुलने लगा। ये क्या हो रहा है? नागराज के सांपों में ऐसी जादुई शक्ति कहाँ से आ गई कि वे सिर्फ छू कर मेरी जादुई ड्राइंग को नष्ट कर सकें? चक्कर कुछ और ही है, करीब से देखना पड़ेगा। इन सांपों ने मुंह में कुछ पकड़ रखा है। अरे ये तो मेरे जादुई क्रेयांस है, सफ़ेद क्रेयांस जो हर सांप के मुंह में है। कमाल है नागराज, उधर मैंने सारे क्रेयांस नष्ट किए और इधर तुमने तलवारबाज और सिकड़ी दोनों को ही नष्ट कर दिया। पर कैसे? सिकड़ी को तो तलवारबाज ने ही काट डाला था, लेकिन तलवारबाज से लड़ते समय मेरी नज़र एक अधूरे बने पोस्टर पर पड़ी, जिस पर एक बच्चे ने गलती से भर गए लाल रंग को सफ़ेद क्रेयॉन से मिटाने की कोशिश की थी। सफ़ेद शीट पर सफ़ेद क्रेयॉन की लाइनें ने लाल रंग को गायब कर दिया था। तब मैंने सोचा कि ये तलवारबाज भी तो सफ़ेद शीट पर बनी ड्राइंग ही है और इसको भी सफ़ेद क्रेयॉन्स की मदद से मिटाया जा सकता है। बस मैंने फटाफट अपनी सर्प सेना को सफ़ेद क्रेयॉन चुनकर अपने मुंह में पकड़ने का आदेश दे डाला। भगवान की दया थी कि तब तक तुम उन क्रेयॉनों को नष्ट नहीं कर पाए थे। बस फिर मेरे सर्पों ने एक एक कर के तलवारबाज की आकृति की सारी लाइनें मिटा दी और तलवारबाज गायब हो गया। लेकिन अब हमको अपना ध्यान उस शख्स को ढूंढने में लगाना चाहिए जिसने इन जादुई क्रेयॉनों को सप्लाई किया था। उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह शख्स इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। सॉरी, खड़ा नहीं है, हवा में उड़ रहा है। साकुरा ग्रह का जादूगर विक्टार साकुरा। मुझे शक तो हो रहा था, लेकिन तुमको तो सम्राट खाजूरा बंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। तुझे मारने का काम, अपनी बेइज्जती का बदला लेने का काम, इसलिए मैं वापस आ गया, भाग आया साकुरा ग्रह की जेल तोड़कर, और अपने साथ साथ इस बार साकुरा ग्रह का पूरा जादू लेकर आया हूँ। इस बार तो तेरी आत्मा को यमलोक का रास्ता दिखा कर ही जाऊंगा। यह कोशिश तू 2 बार कर चुका है साकुरा, लेकिन असफल रहा है। अपनी असफलताओं से सीख ले और वापस लौट जा अपने ग्रह पर। मुझे जाना तो पड़ेगा ही नागराज, क्योंकि साकुरा ग्रह के जादूगर योद्धा मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे मुझे तब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक मैं तेरी जान नहीं ले लेता। यह भीषण वार कैसा है? इसको परमाणु ब्लास्ट कहते हैं साकुरा। यह विज्ञान का जादू है। देखे तुम्हारे जादू और वैज्ञानिक जादू की टक्कर में कौन जीतता है। विज्ञान का जादू? तूने मुझे किससे मारा? हाँ, परमाणु ब्लास्ट से, जैसे परमाणु बम का होता है। अब देख मेरे जादू का कमाल। साकुरा का जादू परमाणु पर छाया और परमाणु ब्लास्ट उसके शरीर से निकलकर उसी के शरीर से टकराने लगे। अरे अरे, आह, यह क्या हो रहा है? मैं अपने ही परमाणु ब्लास्टों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और हर परमाणु ब्लास्ट मुझे यहाँ से दूर धकेलता जा रहा है। शुक्र है कि मेरी पोशाक मुझे इन ब्लास्टों से बचा रही है, वरना अब तक तो मेरे चिथड़े उड़ गए होते। एक व्यवधान तो दूर हुआ, अब तुझसे एकांत में निपटूंगा। नागराज, तू बहुत तन कर खड़ा होता है, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साकुरा के सामने लोग झुककर आवाज़ लगाते हैं। मैं तेरी कैल्शियम वाली हड्डियों को रबर का बना देता हूँ। इसके बाद तू मुझे सीधा खड़ा होकर दिखा दे तो कसम जादू की मैं जादूगरी ही छोड़ दूंगा। अरे अरे, इसका जादू मुझ पर छाते ही मेरी हड्डियाँ मुलायम पड़ रही है। ये तो सचमुच रबड़ की बन रही है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। साकुरा में ऐसी जादुई शक्ति कैसे आ गई कि वह इंसानों के शरीर तक पर अपना जादू चला सके? ऐसी जादुई शक्ति पहले तो इसके पास नहीं थी। नागराज के ज़मीन पर गिरते ही उस पर घातक शस्त्रों के बौछार शुरू हो गई। ओह, ये तेज धार वाले हथियार मुझे टुकड़ों टुकड़ों में काट देंगे। ये तो शुक्र है कि अपने शरीर के सर्पों के कारण मैं अभी भी अपने शरीर को थोड़ा बहुत हिलाकर बच सकता हूँ, लेकिन कब तक?
मौत नागराज के करीब से बार बार गुजर रही थी और उधर परमाणु भी मौत से ज़्यादा दूर नहीं था। ओफ, अब तो मेरे ब्लास्ट मेरी पोशाक तक को तोड़ने लगे हैं। बगैर अपनी पोशाक के मैं तो एक भी ब्लास्ट झेल नहीं पाऊंगा। प्रोबोट, यह क्या हो रहा है? मैं अपने ब्लास्टों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? परमाणु पर पल प्रतिपल नजर रखे हुए प्रबोट ने अब तक स्थिति का विश्लेषण कर लिया था। इस बौने साकुरा ने तुम पर किसी विचित्र ऊर्जा का वार किया है। परमाणु ऊर्जा की इस किस्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं जान पाया हूँ, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि इस ऊर्जा ने तुम्हारी पोशाक में लगे मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रक्रिया को अनियंत्रित कर दिया है और इसी कारण से ब्लास्ट बार बार छूट रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारे शरीर से वापस आकर क्यों टकरा रहे हैं, यह मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये जादुई ऊर्जा है प्रोबोट, विज्ञान अभी तक इसका विश्लेषण नहीं कर पाया है। तुम तो बस ये बताओ कि मैं ब्लास्ट से कैसे बच सकता हूँ। तुम अपने मिनी रिएक्टर को बंद कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारी कई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तुम सिर्फ उड़ सकोगे, तुम्हारी सुपर शक्ति भी खत्म हो जाएगी। सुपर शक्ति से पहले तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तरीका बताओ प्रोबोट, जल्दी अपनी बेल्ट में लगे गोल्ड बक्कल को खोलो। उसके अंदर एक लाल स्विच है, उसे दबा दोगे तो आणविक प्रक्रिया रुक जाएगी। दोबारा दबाओगे तो फिर चालू हो जाएगी। परमाणु ने एक भी पल व्यर्थ नहीं किया। स्विच दबाते ही एटॉमिक ब्लास्ट रुक गए। एक बात और परमाणु, मैंने उस बौने शैतान के शरीर तक आती हुई या जाती हुई जादुई ऊर्जा की एक लहर भी अपनी स्कैनर पर देखी है और वह महानगर की दिशा से आ रही है। महानगर की दिशा से साकुरा नागराज की तलाश में आया है और नागराज तो महानगर में ही रहता है। और साकुरा नागराज से यह भी कह रहा था कि वह इस बार साकुरा ग्रह की सारी जादुई शक्ति लेकर आया है। कहीं वह शक्ति महानगर में ही तो नहीं है? हो सकती है वह जादुई लहर महानगर में कहाँ से आ जा रही है। प्रोबोट, महानगर के चंद्राक्रिक के पास से। मैं तुम्हारे दिमाग में उस जगह का नक्शा भर देता हूँ। आहा, समझ गया मैं कि वह जगह कौन सी है। उड़ने की शक्ति अभी भी मेरे पास है, क्योंकि उसके लिए मैं एंटी ग्रेविटी इस्तेमाल करता हूँ। अब आवणिक ऊर्जा नहीं। मैं उड़कर कुछ ही मिनटों में महानगर के चंद्राक्रिक तक पहुँच सकता हूँ। परमाणु महानगर की तरफ रवाना हो रहा था और दिल्ली में नागराज मौत से जूझ रहा था। बसते रहना समस्या का समाधान नहीं है। मुझे वार करना होगा। मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अपने शरीर के सर्पों को तो अभी भी बाहर निकाल सकता हूँ। सोडांगी, सिद्धनाग कुमार, बाहर आओ। नागराज ने आदेश तो दिया था, लेकिन हम तुम्हारे आदेश का पालन करने में असमर्थ हैं। नागराज, इस दुष्ट बौने के जादू ने तुम्हारे साथ साथ हम सभी के शरीर की हड्डियां को भी रबड़ का बना दिया है। हम थोड़ा बहुत तो हिल सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने के लिए अपने शरीर को गति नहीं दे पा रहे हैं। ओह, मेरी सर्प सेना फिलहाल बेकार है। यानी अगर इस वक्त मेरे शरीर पर कोई घाव भी लगा तो उसको भी शायद मेरी सर्प सेना न भर पाए। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मेरे सर्प थोड़ा बहुत हिल पा रहे हैं और इसी कारण मैं भी थोड़ा बहुत हिल पा रहा हूँ। इसका फायदा उठाना होगा। नागराज ने अपने शरीर को गेंद सा गोल कर लिया और फिर लचीले हाथों की एक हरकत से नागराज का शरीर टप्पे खाता हुआ साकुरा के शरीर से जा टकराया। ओह, ये तो फुटबॉल नहीं, नाग बॉल बनकर मुझ पर वार कर रहा है। मैं एक साथ एक ही व्यक्ति पर दो तरह के जादू का वार नहीं कर सकता। तभी नागराज की नज़र मैदान में एक कोने पर पड़ी। अरे, यह भारती मुझे क्या इशारा कर रही है? इसने ज़मीन पर कुछ बनाया हुआ है। यह तो किसी किस्म का तिलिस्म लगता है और भारती मुझे साकुरा को इस तिलिस्म के बीच में डालने की इशारा कर रही है। समझ गया। न जाने क्यों मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि भारती महान तिलिस्म विशेषज्ञ वेदाचार्य दादा वेदाचार्य की पोती है। छोटा मोटा तिलिस्म बनाना तो यह खुद भी जानती है। नागराज साकुरा को तिलिस्म की तरफ धकेलने की पुरजोर कोशिश करने लगा और इधर परमाणु चंद्राकृत के समुद्र तल की खाक छान रहा था। ये स्पेसशिप यह जरूर साकुरा की ही होगी और इसी में ऐसा कुछ मौजूद है जो साकुरा को भीषण जादुई शक्तियाँ प्रेषित कर रहा है। इसे नष्ट कर देना चाहिए या नहीं? कहीं इसको नष्ट करने से उल्टा असर न हो जाए, जादुई शक्तियाँ आज़ाद हो जाए और साकुरा और शक्तिशाली हो जाए। एक रास्ता है। अगर मैं इस स्पेसशिप को साकुरा तक ले जा सकूं तो उसकी प्रतिक्रिया देखकर यह पता चल सकता है कि इस शिप को नष्ट करना चाहिए या नहीं।
लेकिन ऐसा करने के लिए मैं इस शिप को उठाकर ले कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरी सुपर शक्ति तो एटॉमिक रिएक्टर चालू करने से ही आएगी और उसको चालू करते ही मुझ पर एटॉमिक ब्लास्टों का हमला फिर से शुरू हो जाएगा। यह खतरा तो मुझे मोल लेना ही होगा। लेकिन इस बार मुझे अपने आप उड़कर दिल्ली तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं दिल्ली की दिशा में पीट करके उड़ूंगा तो एटॉमिक ब्लास्ट का धक्का मुझे अपने आप दिल्ली की तरफ धकेलता चला जाएगा। उधर नागराज से पीट रहा साकुरा एकाएक बुरी तरह से चौंक उठा। अरे यह क्या, मुझे आभास हो रहा है कि साकुरा ग्रह के जादूगर योद्धा तेजी से मेरी तरफ आ रहे हैं। आखिर उनको मेरी स्थिति का पता कैसे चला? साकुरा का ध्यान बटते ही नागराज उसे तांत्रिक तिलिस्म में डालने में सफल हो गया। ये क्या है? मेरी जादुई शक्तियाँ इस घेरे के अंदर सिमट रही है। यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। भारती का तिलिस्म काम कर रहा है, क्योंकि साकुरा इसके अंदर गिरते ही मेरी हड्डियों का लचीलापन समाप्त हो गया है। मैं सामान्य हो गया हूँ। और उसी पल दिल्ली की तरफ बढ़ते परमाणु पर से भी जादू का असर खत्म हो गया। अरे, मेरा एटॉमिक ब्लास्ट अपने आप कंट्रोल में कैसे आ गया? खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब मुझे उल्टा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डबल स्पीड से दिल्ली पहुंच सकता हूं। साकुरा गुस्से से बिलबिला रहा था। क्या तू ये समझता है नागराज कि ये पिद्दी सा तिलिस्म साकुरा के जादू को रोक सकता है? कभी नहीं। मेरे जादू को इस तिलिस्म के बंधनों में तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और फिर मैं तबाही का ऐसा तांडव करूंगा कि तू खुद ब खुद कहेगा कि साकुरा, मेरी जान ले लो पर यह तबाही रोक दो। और तब साकुरा को कोई नहीं रोक पाएगा। तुमको हम रोकेंगे साकुरा। जादूगर योद्धा टकोरा, थम्बुरा और पिकीरा, तो तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? उस धुएं के दैत्य के मौजूद जादू की ऊर्जा से, जिसे तुमने गलती से अंतरिक्ष में भेज दिया था। मैंने कब? ओह, वो तो उस परमाणु ने किया था। यह परमाणु मेरी हार का कारण बन रहा है। उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो तब होगा जब हम तुझे छोड़ेंगे साकुरा। तू वैसे भी हमारे सामने नहीं टिक सकता, और इस वक्त तू पहले से ही तिलिस्म में बेबस खड़ा है। मैंने गलती की जो महानगर में अपनी सीप को छोड़कर नागराज को मारने दिल्ली आ गया, क्योंकि मेरी उसी सीप में वह खोखुरा रत्न है जो साकुरा ग्रह के जादुई सैलाबों को मुझ तक पहुंचा रहा है। अगर मैं खखोरा रत्न के और पास होता तो मेरी शक्तियाँ भी बढ़ी हुई होती, और तब ये तीन पिद्दी जादूगर मुझे कभी कैद न कर पाते। लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा? अब तो कहानी खत्म समझो। अरे, यह क्या? मेरी शक्तियाँ बढ़ रही है, शिप मेरे पास आ रहा है, पर कैसे? आहा, तूने आज सुबह से पहली बार अच्छा काम किया है परमाणु। अब मुझे आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी तुझे इस सीप से किसी तरह की शक्ति मिलती है। अब अगर मैं इस सीप को नष्ट कर दूं तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मत करना। साकुरा के चेहरे पर उभर आया भय के भाव ही परमाणु को सारी कहानी समझा गए, और साकुरा के कुछ समझ पाने से पहले ही परमाणु सीप को हवा में उछालकर उसे कागज की तरह चिरता चला गया। उसके एटॉमिक ब्लास्टों ने शिप के चिथड़े उड़ा दिए। नहीं, ये तूने क्या किया मूर्ख? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब नागराज के साथ साथ तू भी मरेगा। हम जानते हैं कि अपनी स्पेसशिप में तू खखोरा रत्न लेकर भागा था, जो कहीं पर से भी साकुरा ग्रह से जादुई तरंगों को खींच सकता है, लेकिन शिप के साथ साथ वह रत्न भी नष्ट हो गया है। अब तू हमारे लिए एक मक्खी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये सच कह रहे हैं। इससे पहले कि ये मुझे दोबारा जादुई पास में बांधे, मुझे इस तिलिस्म से निकल जाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरी सीमित हो गई जादुई शक्तियाँ इस तिलिस्म के पार नहीं जा पा रही है। चारों तरफ से तिलिस्म ने मुझे घेरा हुआ है, लेकिन हाँ, एक दिशा बची है, नीचे। मैं नीचे जा सकता हूँ। मेरी सीमित जादुई शक्तियाँ भी कम से कम एक सुरंग तो खोद ही सकती है। अरे अरे, यह तो भाग रहा है, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दूंगा। नागराज और परमाणु दोनों ही साकुरा के पीछे लपके, लेकिन उसे पा नहीं सके। कोई फायदा नहीं है नागराज, उस दुष्ट ने एक के बजाय कई सुरंग बना डाली है। अब ये जानना असंभव है कि वह किस सुरंग के रास्ते बाहर निकलेगा। वह हमें धोखा देने में सफल हो गया है। पीछा करने का ख्याल छोड़ देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तुम लोग असफल नहीं हुए हो नागराज और परमाणु। तुमने साकुरा की मुख्य शक्ति को नष्ट कर दिया है। जादू तो अब भी उसके पास है, लेकिन वह जादू ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अब जब तक हम उसको पकड़ नहीं लेते तब तक हम पूरी पृथ्वी पर नज़र रखेंगे, और जैसे ही उसका जादू कहीं नज़र आया हम उसको धर दबोचेंगे। मदद के लिए धन्यवाद परमाणु। अब तो पेंटिंग कंपटीशन कल से पहले आयोजित नहीं हो पाएगा। तब तक तो राज को यहीं रुकना पड़ेगा। धन्यवाद गैरों को दिया जाता है नागराज, हम तो तुम्हारे अपने हैं। शुक्र है कि ये मुसीबत प्रोफेसर का ऑपरेशन होने से पहले टल गई, वरना मैं इस उलझन में
वरना मैं इसी में उलझा रह जाता। अगली सुबह प्रोफेसर के ऑपरेशन की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और समय पर ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हम इस स्पेशल रूम में प्रोफेसर का पूरा ऑपरेशन इस मॉनिटर पर देख सकते हैं विनय, लाइव। ये सारा अरेंजमेंट ममता भाभी चंदा ने खास तौर से करवाया है। वे यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट है ना, जानता हूँ। सिर्फ देख सकते हैं सीना, लेकिन कुछ कर नहीं सकते सिवाय एक काम के, भगवान से प्रार्थना करने का काम। विनय ने अपने आप को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था, न इंस्पेक्टर विनय के रूप में और न ही परमाणु के रूप में, लेकिन दुआओं में बहुत असर होता है। बैकअप विनय, ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस वक्त विनय की स्पीड तो ओलंपिक की 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। डॉक्टर डॉक्टर कैसे हैं प्रोफेसर? रिलैक्स विनय, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। प्रोफेसर एकदम ठीक हैं। ओह सीना सीना सीना, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो इतना टेंशन हो रहा था कि बस पूछो मत। लेकिन तुम इधर उधर किसको देख रही हो? कोई आने वाला है क्या? यह तो पता नहीं विनय, पर उसे आना जरूर चाहिए था। उसे किसे? परमाणु को। आफ्टर ऑल प्रोफेसर की हालत के लिए वह भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। सीना सही कह रही है, परमाणु को आना ही चाहिए। अब मैं जाऊंगा तो ही परमाणु आएगा। अब तुम कहाँ चल दिए विनय? मिठाई लेने जा रहा हूँ सीना, सबका मुंह मीठा कराना है ना। तुम मेरा वेट करना यहीं, मैं यूं गया और यूं आया परमाणु के रूप में। अगर विनय अस्पताल में कुछ देर और रुक जाता तो शायद वह मिठाई लाने की जल्दी नहीं करता। डॉक्टर कम फास्ट, पेशेंट को झटके लग रहे हैं। ओह माय गॉड, गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। प्रोफेसर कोमा से बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में उथल पुथल कुछ ज़्यादा हो रही है। इतनी ज़्यादा कि हमारे यंत्र उसे माप नहीं पा रहे हैं। यह क्यों हो रहा है, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमको प्रोफेसर के ब्रेन में हो रही इस हाइपर एक्टिविटी को रोकना होगा, वरना प्रोफेसर के मस्तिष्क में कोई स्थायी खराबी भी हो सकती है। पैथेडिन का इंजेक्शन तैयार करो तुरंत। सीना, ये क्या हो रहा है? मुझे तो खबर मिली थी कि प्रोफेसर वर्मा का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया है, लेकिन फिर ये अफरा तफरी सी क्यों मची हुई है? परमाणु, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अभी अभी प्रोफेसर कोमा से बाहर आ तो गए थे, लेकिन उन पर दौरा सा पड़ रहा था। दौरा? यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। कुछ ही मिनटों के बाद डॉक्टर दस्तूर परमाणु को प्रोफेसर वर्मा की हालत समझा रहे थे। वैसे तो यह बात इंस्पेक्टर विनय को बतानी चाहिए, लेकिन शायद उसके यहाँ आने तक मैं यहाँ न मिलूँ। मुझे दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन करने जाना है। प्रोफेसर को क्या हुआ है यह ठीक ठाक बताना तो मुश्किल है। वैसे ही उनके दिमाग में जमा खून का थक्का तो हमने निकाल दिया है और वो कोमा से बाहर भी आ गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक तूफानी हलचल होने लगी है, जिसके कारण हमें उनको एक इंजेक्शन लगाना पड़ा और वे फिर से कोमा में चले गए हैं। अब इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। शायद कल तक प्रोफेसर वर्मा की हालत में कुछ सुधार आ जाए। लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, अब मुझे जाना है। ये बातें विनय को बता देना। बेचारा विनय यह सुनकर न जाने उसके दिल पर क्या गुजरेगी। दिल्ली जैसे शहर में रात होते होते सड़कें भले ही सुनसान हो जाए, लेकिन कई जगह लोगों से खचाखच भरी रहती है। जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहाँ पर पॉप ग्रुप पप्पा रप्पा का शो चल रहा था। यार, ये अंग्रेजी गाने अपने पल्ले ही तो पड़ते नहीं, तो यहाँ पर किसके पल्ले पड़ रहे हैं? मैं तो लेजर शो देखने आया हूँ, जो पॉप शो के साथ ही दिखाया जा रहा है। वाह यार, कान फटे जा रहे हैं, लेकिन आंखों को बड़ा सुख मिल रहा है। क्या डांसिंग लेजर मैन बनाया है, परफेक्ट। लेकिन तभी नज़ारा बदल गया। हेल, व्हाट्स हैपनिंग? ये लेजरमैन डांसिंग करना छोड़कर हमारा स्पीकर तोड़ता है। कुछ गड़बड़ होना मांगता। शट द लेज़र बीम बंद करो। आई एम ट्राइंग सर, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बीम बंद नहीं हो रही है, बल्कि ये तो और स्ट्रांग होती जा रही है और तेज़ होती जा रही है। और तो और मैं इन मशीन को तोड़ तक नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भागो, क्योंकि ये लेजर मैन तो हमको छूते ही कब्रिस्तान पहुंचा देगा। स्टेज खाली होने से पहले ही स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया था। इस भगदड़ का असर इस पूरे इलाके में देखा जा सकता था और राज का होटल भी उसी इलाके में था। लोग बुरी तरह से भयभीत होकर स्टेडियम की तरफ से भागे आ रहे हैं। जरूर कोई भयानक घटना घटी है। कहीं यह साकुरा को काम तो नहीं? पार्ट 2 भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट और लास्ट भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।